थैंक यू वेरी मच प्रीति मैडम। आपने इतनी अच्छी मेरी यहाँ पे पहचान बना दी सबके लिए। लेकिन इतना ज्यादा भी कुछ नहीं है, काम करते रहो आप तो हमेशा 31 ईयर्स में तो इतना सारा होना जरूरी भी है और ऑब्वियस भी है, तो इतना बहुत कुछ तो किया नहीं है मैंने। लेकिन हाँ, काम करती रहती हूँ और काम करते करते सीखती भी रहती हूँ। इसलिए जैसे मैंने अभी बताया कि स्कोपस में मेरा रिसर्च पेपर आ गया है, वैसे ही एक बात मैं और यहाँ पे बता देती हूँ कि जापान में जब 2015 में मैं गई थी यूजीसी की तरफ से, तो यूजीसी ने पूरा 100% वहां पे मुझे ग्रांट दी थी। और वहां पे टोक्यो यूनिवर्सिटी में जब मैंने पेपर प्रेजेंटेशन किया था, तो मैं मेरा एक अनुभव यहाँ पे शेयर करती हूँ। सबसे पहले चालू ये शुरू करने के पहले कि वहां पे उन्होंने मेरे को 12 मिनट दिए थे पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। और जैसे ही 12 मिनट खत्म हो गए, एक लास्ट स्लाइड मेरी रह गई थी और वहां पे उन्होंने 12 मिनट में मेरा माइक ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो देखिए, मैं वाइंड अप नहीं कर सकी। तो इतना बुरा लगा मुझे कि इतना दूर आने के बाद भी मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं हुआ। और जो एक मन में रहता है ना कि दुख जो बोलता है, वो दुख आज भी मेरे मन में है कि अगर मेरे को फिर से वहां पे जाने की या कहीं और जाने की अगर मुझे यहाँ पे मिलता है, चांस मिलता है, तो मैं मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो 11 मिनट में ही कंप्लीट कर दूंगी अगर मेरे को 12 मिनट मिलते हैं तो ये जिद होनी चाहिए सबके मन में। आपको प्रेजेंटेशंस करने हैं सेमिनार में, तो जो टाइम दिया गया रहता है उसी टाइम में आपको वाइंड अप भी करना है और क्वेश्चंस आंसर्स के लिए थोड़ी जगह भी लोगों के लिए छोड़ना है। तो उस हिसाब से मैं आज का ये प्रेजेंटेशन आपके सामने रख रही हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शायद कहीं पे भी इसके आपको कोई किताब में इसके रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे, शायद कहीं आपको इसके यानी लिखित स्वरूप में कुछ नहीं मिलेगा। जो भी है मैं आज बता रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा जो है वो मेरे एक्सपीरियंस के तौर पर जो मैंने हासिल किया है वो आपसे मैं शेयर करूंगी। जो अप्लाइड पार्ट है, जो रिसर्च में हम लोगों को थ्योरी में हम लोग लिखते हैं, हाँ थेसिस बहुत बड़ा लिख लेते हैं, लेकिन जब हमको हमारा थेसिस प्रेजेंट करने की बारी आती है तो हम कुछ बता नहीं पाते क्योंकि बहुत ज्यादा होता है सब मटेरियल हमारे पास। तो बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बता कुछ नहीं सकते, ऐसी जब बारी आती है तो वहां पे हमें थोड़ा सा रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार करना है, हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करना है, लोगों को हमारे रिसर्च के बारे में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, ये सब बातें जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रीति मैडम ने आज का ये सेशन रखा है, तो उसके लिए मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आप लोगों से बातें करने का जो मुझे चांस मिला है और जो एक्सपीरियंस मेरा शेयर करने के लिए चांस मिला है, उसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद पहले ही दे देती हूँ। और हम लोग शुरू करते हैं हमारा टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ में कि कंटेंट ऑफ रिसर्च पेपर्स में या रिसर्च प्रपोजल में टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये क्या है, उसके पहले मैं सबको ना एक एनर्जाइजर हमेशा देती हूँ, क्योंकि जब हम लोग रिसर्च करने लगते हैं तो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा वर्कलोड हमको मिल गया है। देखिए, कभी कभी रिसर्च हम अपने मन से करते हैं, लेकिन आजकल जो पीएचडी कर रहे हैं सब बच्चे, तो वो एक क्या बोलते हो, एक कुछ कंप्लायंस करने के लिए या आपको एक डिग्री एक्वायर करने के लिए आप लोग पीएचडी कर रहे हैं, ऐसे मुझे कभी कभी लगता है। क्योंकि रिसर्च में जब जितनी डुबकियां लगाएंगे उतने ही मोती आप बाहर निकाल पाओगे। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि गाइड ने बता दिया इसलिए वो टॉपिक हमने ले लिया, और पीएचडी करना जरूरी है इसलिए हम लोग पीएचडी कर रहे हैं। अगर पीएचडी नहीं करते तो आगे का कुछ हमका करियर नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो इसलिए हमको ये जो है ना वर्क लोड लगने लगता है कि अरे ये जो वर्क हमें दिया गया है रिसर्च का, ये लोड तो नहीं है। लेकिन हम लोग इसके बारे में सोचते हैं कि सही में वर्क ये लोड होता है क्या। देखिए, इस स्लाइड में सब जो और आपसे ना मुझे चार्ट में चाहिए कि मैं जो बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप चार्ट करते रहिए। तो इस स्लाइड में सारे जो रिसर्चर्स है उनको सबको एक जो आपको दिया गया लोड है वो सेम है। सबको एक समान वर्कलोड दिया गया है। जैसे ये प्री पीएचडी कोर्स वर्क का लोड है आपके सर के ऊपर, कांधे के ऊपर, तो वो सबको समान है, सबके लिए सेम है। साइंस है फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी, सबके लिए सेम वहां पे सिलेबस बनाया गया है। लेकिन हमारा ये जो पप्पू है,
उसको लगता है हमेशा कि नहीं, मुझे ही ज्यादा वर्कलोड दे दिया गया है, मेरे गाइड ने मुझे बहुत कठिन, बहुत ज्यादा हार्ड ऐसे मेरा सब्जेक्ट दे दिया है, और मुझे ये लेना, ये काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, उसको ले जाना, पार ले जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और वो हमेशा मायूस उदास रहता था, बहुत जोर लगा के वो काम करना कर रहा था, लेकिन उससे वो काम नहीं हो रहा था। तो इसलिए उसने भगवान से प्रार्थना की कि लॉर्ड, इट्स टू हेवी, प्लीज कट इट डाउन अ लिटिल, इसे थोड़ा सा कम कर दो ताकि मैं उसको अच्छी तरह से ले जा सकूं। अब देखिए, भगवान तो कुछ करता नहीं है। फिर क्या किया उसने, आरी ली, उसको थोड़ा सा कट कर दिया, और फिर उसको अच्छा लगे कि चलो मैंने ये वर्क थोड़ा सा कम कर दिया। हम लोग शॉर्टकट लेते हैं कभी कभी, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो हमने ज्वाइन कर दिया और इधर उधर अपना काम कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि सुनना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हाँ, अगर आपका फिजिकल या ऑफलाइन क्लास रहता तो आपको वहां पे कंपल्शन होता अटेंडेंस का, लेकिन यहाँ पे कोई मॉनिटर नहीं कर रहा कि कौन अटेंड है कौन नहीं है, तो आपने क्या किया, वर्क लोड थोड़ा सा कम कर दिया। तो फिर भी उसको लग रहा है कि नहीं, कोई, मैं तो फिर भी पीछे ही हूँ, मेरे आगे दो चार लोग और है ही, उनका काम तो अच्छे से हो रहा है, उनको उनके रिसर्च गाइड ने कम वाला सब्जेक्ट दे दिया है, कम हार्ड वाला सब्जेक्ट दे दिया, मुझे ही बहुत ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट दे दिया है। और फिर वो लॉर्ड से फिर से कहता है कि लॉर्ड, प्लीज कट इट डाउन अ लिटिल मोर, आई विल बी एबल टू कैरी इट बेटर। तो फिर से भगवान कुछ नहीं करते, हम ही करते हैं जो कुछ करते हैं। उसने फिर से उसको लिया, आरे लिए और उसको काट दिए। अब उसको अच्छा लग रहा है और भगवान को बोल रहा है कि ओ लॉर्ड, थैंक यू सो मच, हमने कुछ उसमें कट कर दिया है और अभी ये हल्का हो गया है और मैं इसको ले जा सकता हूँ। इसलिए वो अभी आगे, सबसे आगे जा रहा है, अच्छे से सीटी वीटी बजा के बहुत खुशी से वो आगे जा रहा है। आगे जाने के बाद उसे एक खाई नजर आई। अब ये खाई क्या है, तो ये आपकी ऑनलाइन एग्जाम की खाई है, जो पार करना कैसे संभव होगा। वो विचार कर रहा था कि अबे अरे, मैं ऐसे में क्या करूंगी, क्या करूंगा, कि अब मैं इसको इस ऑनलाइन एग्जाम्स को कैसे पार करूंगा। बाकी के लोग जिन्होंने अपना पूरा कोर्स वर्क कंप्लीट किया था, जिन्होंने अपना रिसर्च का पूरा काम कंप्लीट किया था, उन्होंने उसके सहारे वो जो ब्रिज था वो क्या किया, क्रॉस कर दिया। लेकिन इसने क्या किया था, उसने खुद ने ही अपना जो पोर्शन था, उसका जो वर्कलोड था वो कम कर दिया था, उसने खुद ने ही काट दिया था, इसलिए वो वहां पे नहीं जा सकता है, वहां पे नहीं पहुंच सका। और इट्स टू शॉर्ट, आई कांट क्रॉस, क्योंकि उसने कोर्स कंप्लीट नहीं किए थे, उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया था, जो वर्क दिया गया था वो कंप्लीट नहीं किया था, उसमें उसने शॉर्टकट लिया था। सो वो पीछे रह गया। देखिए, ऑनलाइन एग्जाम में बहुत बार ऐसे होता है कि आप पूरा कोर्स वर्क कंप्लीट करते हो, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में कभी कभी फेल हो जाते हो और फिर पीछे रह जाते हो सबके, और फिर बार बार आपको ये ऑनलाइन एग्जाम्स देनी पड़ती है। ऐसा हुआ है, सही में हुआ है। इसलिए आपने पूरा कोर्स वर्क कंप्लीट करना जरूरी है, और आपका रिसर्च का भी जो भी वर्क है वो कंप्लीट करना जरूरी है। सो डोंट आस्क फॉर अ लाइटर लोड बट प्रे गॉड फॉर अ स्ट्रॉन्गर बैक। सो डोंट टेक एनी शॉर्टकट इन लाइफ। देखिए, ये जो कोर्स वर्क आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, 3-3 घंटे के जो लेक्चर्स है वो बहुत ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि 3 घंटा एक साथ बैठ के ऑनलाइन क्लास लेना या क्लास सुनना बहुत मुश्किल है, मुझे भी मालूम है, लेकिन ये सब आपके बेनिफिट के लिए है। और अगर हमने उसको अच्छे से निभा लिया, हमने अच्छे से कर दिया, तो देखिए आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कंटेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल में क्या होना चाहिए या रिसर्च प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए। देखिए, प्रीएम्बल और इंट्रोडक्शन ये जो पार्ट है वो सबसे शुरू में हम लोग देते हैं, लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स क्या करते हैं, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, इतना बड़ा दे देते हैं कि उनको बाकी उनका जो रिसर्च है वो बताने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए, द इंट्रोडक्शन शुड गिव बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, सिर्फ बैकग्राउंड देना है आपको, इसके स्टडी के अंदर क्या है ये सब बताने की जरूरत
नहीं है। क्या क्या होने चाहिए? कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम जो हमने लिया है। अब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आपका हो गया है, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगी कि प्रॉब्लम सबको कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, आपने वो वहां पे हाईलाइट कर लिया है, आपने उसको देख लिया है, और वो प्रॉब्लम आपने वहां पे फ्रेम कर दिया है कि ये मेरा प्रॉब्लम है। तो ये जो आपका कॉन्टेक्स्ट है प्रॉब्लम का, वो आपको एक दो लाइन में, चार लाइन में बताना है। द पर्पज ऑफ द स्टडी इन रिलेशन टू द प्रॉब्लम, आप क्यों ये प्रॉब्लम पे काम करना चाहते हो, आप ये प्रॉब्लम का स्टडी क्यों करना चाहते हो, इसका थोड़ा सा आपको वहां पे रैशनल देना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने वो प्रॉब्लम बता दिया है तो ये प्रॉब्लम के जो डायमेंशंस है, यानी कौन से स्टेक होल्डर्स, कौन से विभाग में इसका ये असर हो रहा है, ये आपको बताना जरूरी है। और आप कौन से एंगल से इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, ये दिखाना जरूरी है। इसलिए पर्पज ऑफ द स्टडी, इसमें आपने प्रॉब्लम्स को किस एंगल से देखा है और इसको सॉल्व करना क्यों जरूरी है, ये बताना वहां पे जरूरी है। ऑथोरिटेटिव व्यू पॉइंट्स ऑन द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, फिर आपने कौन से व्यू पॉइंट्स लिए हैं, आपने कौन से तरीके से इसको हैंडल करने के लिए सोचा है, ये आपको वहां पे बताना जरूरी है इंट्रोडक्शन में। एंड रिसर्चर्स इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, हाँ, इसमें ना बहुत बार रिसर्चर्स बताते हैं कि मुझे कन्वीनियंट था इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया, मेरे गाइड ने बताया इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया। ये करना क्यों जरूरी है ये कोई बताता नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है ये आपको बताना वहां पे बहुत जरूरी है। एक मैं आविष्कार, आपको मालूम होगा कि नागपुर यूनिवर्सिटी भी ऑर्गेनाइज करती है, हमारे माननीय राज्यपाल जो है हमारे महाराष्ट्र स्टेट के, उनकी तरफ से आविष्कार करके एक प्रतियोगिता जो है, रिसर्च प्रतियोगिता आयोजित की जाती है हर साल। वहां पे मैं एक बार जज करके गई थी, तो एक बंदे ने बता दिया था, उन्होंने व्हील चेयर को, ऑटोमेटिक व्हील चेयर को वहां पे, मैकेनिकल इंजीनियर का बच्चा था, और ऑटोमेटिक व्हील चेयर को वॉइस से ये करने के लिए, कंट्रोल करने का वहां पे उन्होंने आविष्कार किया था कि जो भी वहां पे बैठा हुआ बंदा है वो कुर्सी के ऊपर, वो अपने वॉइस से उसको एंगल देगा या डायरेक्शन देगा करके। तो मैंने उसको पूछा कि आपने क्यों इसको, आपको क्यों लगा कि ऐसे करना चाहिए, तो उसने बताया कि मेरी जो दादी थी वो व्हील चेयर पे थी, ऑटोमेटिक थी, वो बटन से चलती थी और ऑटोमेटिक से व्हील चेयर थी, लेकिन कुछ साल के बाद उनके हाथ जो है, उनको जैसे बात बोलते हैं तो पूरे हाथ उनके टेढ़े हो गए, और वो हाथ से बटन भी नहीं चला रही थी, चला न सकती थी। तो इसलिए मुझे उनको देख के लगा कि नहीं, इसमें कुछ इनोवेशन होना चाहिए, इसलिए मैंने वो वॉइस पे चलने वाली ऑटोमेटिक जो व्हील चेयर है वो बनाने की कोशिश की है। तो देखिए ये इंटरेस्ट का एरिया हो सकता है, आपका इंटरेस्ट क्यों डेवलप हुआ इस प्रॉब्लम को लेके, ये बताना बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन में। आपने थेसिस में लिखा तो भी चलता है, थेसिस में भी लिखना जरूरी है, लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो आपके रिसर्च प्रॉब्लम का, आपके रिसर्च स्टडी का, तो आपने ये प्रॉब्लम पे वर्किंग करने के लिए क्यों आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, ये बताना बहुत जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट आएंगे? कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम, the purpose of the study in relation to the problem, authoritative viewpoints on the problem under consideration, and the researchers interest in working on the problem। आपको ज्यादा अगर जल्दी जल्दी आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड से बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आप मेरे को बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये स्पीड मेंटेन करूँ या थोड़ा सा स्लो जाऊँ मैं। एक दो लोग कोई चैट कर दे। हाँ, गो इट मैम, थैंक यू कपिल, थैंक यू। ओके, ओके, समझ में आ रहा है? तो इंट्रोडक्शन में ये सब बातें आपको बताना बहुत जरूरी है। तो अब आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट आप लिखेंगे आपके रिसर्च प्रपोजल में, आपके रिसर्च थीसिस में, इसमें भी ये सब बातें होना जरूरी है। देन प्रॉब्लम क्या है, आपका जो प्रॉब्लम आपने रिसर्च स्टडी में लिया है, वो प्रॉब्लम को आपको बताना है प्रेजेंटेशन में। One of the key steps involved in identifying a good and practical research problem is to formulate and shortlist the problem. For this, convert your innovative idea into research problem
by discussing it with your supervisor or peers. आप पीयर्स के साथ आपके जो सहयोगी है उनके साथ भी चर्चा कर सकते हैं, या अपने सुपरवाइजर से चर्चा कर सकते हैं कि सर मेरे को ये ऐसी बात लगती है कि इसको ऐसे इनोवेटिव तरीके से करना चाहिए। क्योंकि हर बार ऐसे होता नहीं है कि आपको जो आपका जो सुपरवाइजर है वो बहुत ज्यादा उस विषय का तज्ञ होगा। उसको कभी कभी कोई कोई सब्जेक्ट्स का नॉलेज नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो गाइड है, उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी बतानी है, उसको सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। इसलिए जब भी आपको ऐसे लगता है कि कोई इनोवेटिव आइडिया आपको आपके मन में आया है, तो जरूर आपके सुपरवाइजर से चर्चा कीजिए, उनसे बात करिए और उनको बताइए कि सर मेरे को ऐसे लगता है कि ऐसे करना चाहिए। क्योंकि जब जब भी आप अपना इनोवेटिव आइडियाज देंगे, तब तब आपके रिसर्च को एक अलग डायमेंशन मिलेगा, तब तब आपका रिसर्च एक हाई लेवल पे जाएगा, जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होते। क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसर्च प्रोसेस में। इसलिए जो भी रिसर्च टॉपिक आपने लिया है उसके बारे में हमेशा एक थिंकिंग प्रोसेस आपके माइंड में होनी चाहिए। जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, उसको एक डायरी में हमेशा लिखते जाइए। जो भी पॉइंट आपके मन में आ रहा है, रात में उठ के भी बहुत बार ऐसे मुझे लग रहा था, मुझे लगता है कभी कभी मैं एक ऑथर हूँ और बहुत ज्यादा बुक्स मैंने लिखी। अभी एक डिजिटल कॉमर्स का मैंने रिसेंट डिजिटल कॉमर्स का एक हाल ही में 2 दिन पहले मेरा एक बुक आया है। अब देखिए उसके बारे में तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं थी। अब फेसबुक या ट्विटर या उसको जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्यूब, उसका कॉमर्स कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है, इसका मटेरियल मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या किया, लगातार 15 दिन मैंने सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वीडियोज आते हैं, वो सिर्फ देखे। और फिर देखते देखते देखिए रात में भी कभी कभी ऐसा होता है कि अपने मन में जब शांति होती है, आजू बाजू में कुछ कुछ आवाज नहीं होते, तब रात में भी हमारे मन में कुछ विचार आते हैं। तो हमेशा मेरे टेबल पे पेन और डायरी हमेशा रहती है। जो भी हमारे मन में विचार आए, जो भी 2-4 सेंटेंसेस आते हैं, वो लिख के रखना। बाद में लिखूंगा, बाद में सोचूंगा, ऐसे अगर आप करते रहे तो आपका जो मन में जो इनोवेटिव आइडियाज आते हैं वो कभी कभी वैनिश हो जाते हैं। तो इसलिए उसको लिख के रखना, और जो भी आपके मन में आते हैं उससे तुरंत आपके सुपरवाइजर से डिस्कशन करना। मैं भी एक सुपरवाइजर हूँ और मुझे लगता है कि जब भी मेरे मेरे जो रिसर्च स्टूडेंट्स है, वो मेरे से जब बातें करते हैं, जो अपने आइडियाज बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो इनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। कोई भी सुपरवाइजर ये नहीं चाहेगा कि उसके रिसर्चर का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। उसको खुशी होती है कि चलो मेरा जो रिसर्चर है, मेरा जो स्टूडेंट है, वो मेरा जो स्कॉलर है, वो अपने रिसर्च टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहा है। तो इसलिए ऐसे अगर आइडियाज आपके मन में आते हैं तो उसे लिख के रखना, और उसके ऊपर आपके सुपरवाइजर से, या अगर सुपरवाइजर अवेलेबल नहीं है तो कोई पीयर्स होंगे और आपके घर में कोई होंगे, सबसे अच्छी आपकी जो भी एक गाइड होती है, घर में अगर माँ है तो माँ से चर्चा कीजिए। देखिए हमको कभी कभी ऐसे लगता है कि अरे हमारे माँ को तो कुछ नहीं समझता, इतनी तो पढ़ी लिखी नहीं है, उसने कहाँ पीएचडी करी है। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों में उसका एक्सपीरियंस जो है, लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, वो हमें बहुत काम में आता है। तो इसलिए कभी हिचकिचाना मत हम अपने माँ से बात करते हुए, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हमारे पिताजी से भी ज्यादा अच्छा होता है कभी कभी। क्योंकि उनका जो देखने का नजरिया होता है लाइफ के ऊपर, वो हमें काम कर जाता है। और हमारा जो रिसर्च है वो हमारे समाज के लिए होता है, वो हमारे जीवन के लिए होता है। इसलिए इसके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। सो अब हम लोग टाइटल के ऊपर जाएंगे। यहाँ तक के समझ में आ गया सबके? इंट्रोडक्शन Yes, ma'am. पार्ट में क्या क्या होना चाहिए? हाँ, यस। चलो, और समझ में Yes, हाँ ma'am. समझ में आया है तो चाट करते Yes. हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है चाट। चाट खाना भी अच्छा लगता है और चाट देखना भी अच्छा लगता है, तो आप चाट करते रहिए, ठीक है। चलो, अब टाइटल हमारा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हो गया। हमारे हमारे प्रॉब्लम के ऊपर इनोवेटिव आइडियाज जो लेके लिए थे उसके ऊपर चर्चा कर ली, उसको एक हमने सेंटेंस में हमको अभी कन्वर्ट करना है। उसको हमने क्या किया, शॉर्ट लिस्ट कर दिया कि ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये प्रॉब्लम के ऊपर अगर हम लोग काम करना है तो उसको एक टाइटल में हमको फ्रेम करना है। तो अभी टाइटल कैसे फ्रेम करते थे आप सबका मुझे पता है कि टाइटल आपका हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आगे जाके आपको करना है तो इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। A research problem must be stated in a clear and complete grammatical sentence in as few words as possible। जितना कम हो सके उतना कम अपना टाइटल होना चाहिए, ताकि आपके भी दिमाग में उसको आप यानी संभाल कर रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और दूसरों को बताने के लिए भी आपको एक कन्वीनियंट वहां पे सेंटेंस मिलता है। अब देखिए ये स्टेटमेंट होता है टाइटल भी, उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना जरूरी है, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ग्रामेटिकल सेंटेंस वहां पे हमको तैयार करना है। और दूसरी बात, उसमें आपने जो हर एक टाइटल का पॉइंट है, यानी जैसे आपका पूरा टाइटल है एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ, ऐसे करके आपने कोई भी आप प्रॉब्लम ले लीजिए, तो जैसे आपका पूरा जैसे एन हो गया तो एन का ए आप कैपिटल ऑब्वियसली लिखेंगे, एनालिटिकल स्टडी का एनालिटिकल का ए आप कैपिटल लिखेंगे, स्टडी का ए सब कैपिटल लिखेंगे, ऐसे करके हर एक वर्ड का पहला शब्द जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा, क्योंकि ये सेंटेंस है। याद रहेगा सबके, इन्वर्टेड कॉमास में पूरा टाइटल और टाइटल का हर एक वर्ड ये कैपिटल। ठीक है। अब देखिए टाइटल फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। आपको किसका फोटो दिख रहा है सबको? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित दिख रही है क्या? हाँ या ना? माधुरी दीक्षित दिख रही है। हाँ मैम। हाँ, आप सब लोग जानते हैं ना इसको माधुरी दीक्षित है करके। और ये बाजू में मैंने क्या लिखा? डॉक्टर मेधा कानेटकर। देखिए किसी और का रिसर्च हमने हमारे नाम से छाप दिया तो ऐसे दिखेगा, क्योंकि सबको पता है कि ये माधुरी दीक्षित है और मैडम खुद का नाम बता रही है उसके बाजू में। ठीक है, इसलिए टाइटल फॉर्मेशन ये अपना ओरिजिनल होना चाहिए, जो आप खुद है वो आपको दिखना चाहिए, ना कि दूसरों का रिसर्च वैसे के वैसे छाप देना। बहुत बार ऐसे होता है, हम लोग जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की रिसर्च सब पढ़ते हैं, और पढ़ते 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 कहीं ना कहीं हमारे मन में जब हमारे टाइम पास हो जाता है ना, पूरा 3 साल निकल जाते, 4 साल निकल जाते, बस अभी लास्ट ईयर है, तो हम लोग वहां पे थोड़ा कॉपी करने के मूड में आ जाते हैं और दूसरों का रिसर्च वैसे की वैसे उठा लेते हैं। तो ये उसको टाइटल से लेके, मैंने बहुत ऐसे रिसर्च देखे कि टाइटल से लेके बिब्लियोग्राफी तक, रिसर्च पेपर्स हो या रिसर्च प्रोजेक्ट हो, वहां पे हम लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने जो किया है उसको वैसे के वैसे अगर आप प्रेजेंट करेंगे, उसमें कहीं गलतियां भी रह जाती है तो भी चलता है, लेकिन आपका खुद का जो है वो आपने उसको वहां पे प्रेजेंटेशन होना चाहिए, आपका खुद का चेहरा उसके रिसर्च में, आपके रिसर्च में दिखना चाहिए, क्योंकि आपने वो काम किया रहता है और उसका मजा देखिए फिर आपको क्या आता है। तो इसलिए इंस्पिरेशन, शेयरिंग एंड एक्सेलेंस, इसको हम लोग टाइटल कहेंगे, क्योंकि आपका जो टाइटल रहता है वो मेक्स योर जर्नी हैप्पी एंड इजी, बहुत इजी हो जाता है अगर टाइटल आपका फॉर्मेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो टाइटल में क्या क्या होना चाहिए? एक इंस्पिरेशन होना चाहिए, लोगों को आप बता सकते हैं कि ये काम मैं कर रहा हूँ। शेयरिंग होना चाहिए, क्योंकि आप में आपका नॉलेज वहां पे दे रहे हैं, और एक एक्सेलेंस वहां पे दिखना चाहिए आपके टाइटल में कि आप एक एक्सेलेंट रिसर्चर हो। So definition देखते हैं, the title summarizes the main idea of the study. It must describe the contents, purpose and scope of the operation of the research study. क्या क्या होना चाहिए? Purpose, scope and आपका रिसर्च स्टडी क्या है, उसमें आपने 3 पॉइंट्स में वो देना है। मैं बता नहीं हूँ आप आगे क्या होगा। रोल क्या है टाइटल का? द टाइटल रोल इन द रिसर्च टू परफॉर्मिंग मेन आइडिया ऑफ द रिसर्चर। आपकी जो मेन आइडिया है वो टाइटल से आप सबको बताते हैं। इट इज द परफॉर्मेंस पार्ट दैट गिव्स द रियल सेंस टू योर रिसर्च वर्क। द कैरेक्टर ऑफ टाइटल इज नॉट फिक्शनल। आपने जो टाइटल के कैरेक्टर लिए हैं वो फिक्शनल नहीं होने चाहिए। फिक्शनल यानी क्या? जैसे काल्पनिक बोलते हैं हम लोग कि इट इज लाइक हेवनली वगैरह, ऐसे जैसे हेवन है
या उसको हम लोग हेल करेंगे कि या नर्क नर्क जो कल्पना है स्वर्ग की या नर्क की कल्पना, ये कल्पनाएं है, ये अस्तित्व में है या नहीं है हमको पता नहीं है। तो इसलिए जो ऐसे फिक्शनल वर्ड है वो हमारे टाइटल में नहीं आने चाहिए। इट शुड बी रियल एंड यूजफुल इन द लिविंग वर्ड। हाँ, हमारे जो हम जो वर्ल्ड में जीते हैं उससे रिलेटेड ये पूरा टाइटल हमारा होना चाहिए। इसमें ग्रामर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, इसका पंक्चुएट करना है। पंक्चुएशन टाइटल में बहुत जरूरी है। अगर आपको ये सेंटेंस दिया जाता है तो आप इसका पंक्चुएशन कैसे करेंगे? चार्ट करिए, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। चार्ट करिए। कोई नहीं? के बाद कॉमा आएगा। किसके बाद? नथिंग। A woman, comma, हम्म, without her, without comma, her man is nothing, man comma is nothing. is Okay, nothing. okay, a woman without her कॉमा comma. Okay, देखिए, अगर woman without बॉयज her को हम man लोग बोलते हैं, हाँ अगर बॉयज को हम लोग बोलते हैं तो वो वहां पे उन्होंने लिखा था, हाँ एक एक वर्कशॉप में किया था मैंने ये, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। इसका मतलब क्या होता है? अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। इसका मतलब होता है कि कोई भी औरत उसके पति के बिना या पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है। कोई भी औरत पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है, ऐसा उसका मतलब निकलता है। और गर्ल्स ने लिखा था, अ वुमन डैश विदाउट हर मैन इज नथिंग। अ वुमन डैश विदाउट हर कॉमा मैन इज नथिंग। ठीक है, उसका मतलब क्या निकलता है? नहीं नेहा, आपके इसका मतलब देखिए, हर एक सेंटेंस का जब पंक्चुएशन होता है तो उसका मतलब अलग अलग मतलब निकलता है। अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, यानी औरत के बिना पुरुष कुछ भी नहीं है। और पहले सेंटेंस का अर्थ क्या निकलता है? जो महिला है या औरत जो है वो पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है। दूसरे सेंटेंस का अर्थ क्या निकलता है? अ वुमन, औरत के बिना पुरुष कुछ भी नहीं है। तो पंक्चुएशन टाइटल में कैसा है, कहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, कहाँ पे हमने फुल स्टॉप दिया हुआ है, कहाँ पे हमने डैश दिया हुआ है, ये सब वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइटल में। एक एक हर एक बिंदु का, हर एक पॉइंट का मतलब निकलता है। रिसर्च में जहां भी आप फुल स्टॉप भी देंगे तो भी उसका मतलब अलग निकलता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से हमको हमारा टाइटल फ्रेम करना पड़ता है। कहाँ पे हमने कॉमा दिया है, कहाँ पे सेमी कॉलम कॉलम दिया है, कहाँ पे हमने वहां पे डैश दिया है, कहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमास दिया है, कहाँ पे फुल स्टॉप दिया है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्टेक्स्ट। इट इज लाइक अ होम और मेन एंट्रेंस। टाइटल क्या है बताने की जरूरत है कि ये किसका घर है? बाहर से ही पता चलता है कि इसके अंदर कौन रहता है। ये एक एशियन पेंट्स का ये था सेंटेंस था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मैं शेयर कर रही हूँ कि हर घर चुपचाप से ये कहता है कि इसके अंदर कौन रहता है। घर के बाहर से ही पता चलता है हमको कि घर के अंदर रहने वाले आदमी या हम घर के रहने वाले लोग कैसे होते हैं, कैसे है ना। बाहर से ही हम लोग उसका लगा सकते हैं पता। तो वैसे ही हमारा जो टाइटल है वो वहां पे रिफ्लेक्ट करता है कि इसके अंदर आपने क्या लिखा है। टाइटल के अंदर ही आपको पता चल जाता है। जो भी एक जो वैल्यूअर्स रहते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, आपके टाइटल को देख के ही वहां पे वैल्यूएशन करते हैं। तो इट्स ईच वर्ड गिव्स यू डायरेक्शन। हर एक शब्द आपने जो टाइटल में लिखा हुआ है, हर एक शब्द आपको लिटरेचर रिव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे लगेगा। क्योंकि हर एक शब्द को आपको अगर वहां पे यूआरएल में डाल के आपने ये किया, उसका सर्च किया वेबसाइट पे, तो आपको हर एक शब्द से लेके बहुत ज्यादा मटेरियल मिल सकता है। तो हर एक वर्ड जो है आपका ये डायरेक्शन देगा आपके रिसर्च को।
डेटा कलेक्शन को। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, तो हर एक टाइटल का जो शब्द है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो ये एक आपको एक डायरेक्शन देगा आपके रिसर्च स्टडी के लिए। ये एक फाउंडेशन है, क्योंकि हम लोग बिल्डिंग तो पूरी बना लेंगे, लेकिन फाउंडेशन अगर हमारा सही नहीं है तो बिल्डिंग पूरी गलत बन जाएंगे। इसलिए रिसर्च डिजाइनिंग के लिए हमारा टाइटल जो फ्रेम करना है वो बहुत जरूरी होता है। सो इट इज अ फाउंडेशन फॉर रिसर्च डिजाइन एंड रिसर्च बिल्डिंग। अब इम्पोर्टेंट कंक्लूजन भी हमारे जो है वो टाइटल से ही निकलते हैं। नॉर्मली जो हमारे हाइपोथेसिस होते हैं वो टाइटल से ही रिलेटेड होते हैं, क्योंकि टाइटल का हर एक वर्ड हमारे हमारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। अब वेरिएबल क्या है मैं ऑब्जेक्टिव्स में आपको बताने वाली हूँ। तो हमारे हर एक वर्ड टाइटल का जो है हमारा वेरिएबल हो सकता है। हम उसके साथ में हमारा पूरा हाइपोथेसिस फ्रेम कर सकते हैं और उसके साथ में ही हमारा पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए टाइटल का हर एक वर्ड जो है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन होता है। तो इसलिए उसको डीएनए कहा जाता है। एक डीएनए की तरह ये जो टाइटल है वो वर्क करता है और वो बताता है कि इसके अंदर का मटेरियल जो है वो कितना प्योर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसका वैल्यू मैंने अभी जो बताया है कि जो रिसर्च प्रपोजल करना डिपेंड बहुत ज्यादा करती कि कभी का मौका मुझे मिला था। तो जो भी हमारे पास रिसर्च प्रपोजल आते हैं तो उसके टाइटल देख के उसको देखना है, अंदर क्या देखना है या वहां पे सोचते हैं। तो टाइटल शोज द वैल्यू ऑफ योर रिसर्च, क्योंकि उसके अंदर अगर अच्छा मटेरियल रहेगा तो ही वो रिसर्च प्रपोजल सैंक्शन किया जाए। और ये कहाँ से हमको पता चलता है? टाइटल से। अगर टाइटल गलत है तो अंदर कुछ भी लिखा हुआ है वो उसका कुछ मीनिंग नहीं रहता। इसलिए इट्स हेल्प्स इन वैल्यूएशन प्रोसेस। आपके जो वैल्यूअर्स रहेंगे रिसर्च के वो भी सबसे पहले टाइटल देखेंगे कि आपने टाइटल क्या देखा है। मेरे पास जो रिसर्च प्रपोजल्स आते हैं या रिसर्च थीसिस आते हैं, अभी हाल ही में लखनऊ का एक रिसर्च प्रपोजल आया था, थीसिस आया था, तो वो मैंने देखा, मैं क्या देखती हूँ? टाइटल और एकदम लास्ट बिब्लियोग्राफी। टाइटल से रिलेटेड आपने रिसर्च किया है ये कहाँ से पता चलेगा? अपने बिब्लियोग्राफी पे आपने जो लास्ट में पूरा रेफरेंसेस दिए रहते हैं, लास्ट में अपेंडिक्स में, वहां पे आपने कौन से बुक्स रेफर किए हैं, आपने कौन से वेबसाइट्स देखे हैं, आपने कौन से वहां पे रिसर्च पेपर्स देखे हैं। ये देख के ही पता चलता है कि आपने रिसर्च सही मायने में किया है कि नहीं किया है। ये बात ध्यान में रखना हमेशा। वैल्यू ऑफ रिसर्च कैसी होती है? टाइटल से। और टाइटल में जो आपने एक एक सेंटेंस में एक एक वर्ड डाला है वो वर्ड से लेके आपने बिब्लियोग्राफी में आपके रेफरेंसेस डाले हैं कि नहीं, ये बहुत दो ही एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन होते हैं वैल्यूएशन के लिए। मेरे पास जो भी आते हैं, आज अभी तक मैंने 100 के ऊपर थीसिस यहाँ पे वैल्यूएशन किए होंगे। तो देखिए उसमें मैं सिर्फ 2 ही बातें देखती हूँ, फिर बाद में हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बाद में हाइपोथेसिस, बाद में उसके बाद में लिटरेचर रिव्यू, ये बात देखती हूँ। लेकिन बिब्लियोग्राफी देख के पता चलता है कि आपने रिसर्च अच्छे से किया है कि नहीं। इसलिए बिब्लियोग्राफी भी बनाना बहुत जरूरी है। आपको हिरवाड़े मैडम बताएंगे कि बिब्लियोग्राफी कैसे बनाते हैं, लेकिन वो रिलेटेड टू योर टाइटल होना बहुत जरूरी है। तो सपोर्टिंग फैक्टर्स क्या है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च टाइटल के लिए? देखते हैं कि एनवायरमेंटल चेंजेस, आजकल जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं वो उसका आप टाइटल फॉर्मेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। राइज इन फॉर्मेलिटीज, जो फॉर्मेलिटी आज देखिए न्यू नॉर्मल्स जो आए हैं, सभी मास्क पहनना जरूरी है, सैनिटाइजर करना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। तो ये जो फॉर्मेलिटीज न्यू नॉर्मल्स में आई हुई है उसका क्या असर हो रहा है इसके ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हो। कल्चरल चेंजेस, इसके बारे में भी आप बहुत उसमें काम कर सकते हो या उसका टाइटल में इस्तेमाल कर सकते हो। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, उसको भी आप टाइटल में ले सकते हो। जो ऐतिहासिक घटनाएं घटी हुई है हमारे देश में या जागतिक स्तर पर, उसका असर क्या हो रहा है आज के जो एनवायरमेंट है या आज का पूरा सामाजिक स्तर है उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसका भी आप टाइटल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन द साइंस,
साइंस में भी हिस्टोरिकल इवेंट्स कई, जैसे जापान का ही उदाहरण ले लो, क्योंकि जापान से जाके आई हूँ मैं, तो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बम का जो हल्ला हुआ था, उसके परिणाम आज भी वहां पे है। मैंने वहां पे एक दो लोगों से चर्चा की, तो पता चला है कि वहां पे जो एक मेल की बोलते हैं ना कार्य क्षमता या वर्किंग एबिलिटी, वो महिला से कम है। क्योंकि क्या उसका असर हुआ है, जब भी एटम बॉम्ब वहां पे गिरे थे, तो एटम बॉम्ब का जो असर हुआ था वो महिलाओं के पेट में जो बच्चे थे उसके ऊपर भी हो गया था। और जो आने वाली जनरेशन है, 3-4 जनरेशन अभी निकल गई है, जनरेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके एबिलिटी पे है। तो ये उनका रिसर्च अभी भी चल रहा है। तो देखिए हिस्टोरिकल इवेंट्स का इफेक्ट साइंस की ये भी एक साइंस का एक रिसर्च हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट, अलग अलग सोशल साइंटिस्ट है हमारे। अगर कॉमर्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो मार्शल है, केन्स है, केन्स की थियरी है, या हमारे फ्रेडरिक टेलर है जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके लिए। तो उनकी जो एक सोशल साइंटिस्ट की साइंटिस्ट थियरीज लिख के रखी है, उसका भी आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं टाइटल फॉर्मेशन में। देखिए अभी डूज एंड डोंट्स में बताऊंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो डोंट टेक एनी फ्रिक्शनल वर्ड इन द टाइटल। कोई भी, अब मैंने पहले बता दिया है आपको कि कोई भी फ्रिक्शनल वर्ड जैसे हेवन, हेल, पैराडाइज ऐसे शब्द हो गए, वो लेना नहीं है। डोंट टेक एनी फॉल्स और सुपरफिशियल आइडियाज। जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट, हमारे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि काम उपलब्ध है, वर्क अवेलेबल है, लेकिन काम करने की इच्छा ही सामने वाले के मन में नहीं है। वो एलिजिबल है काम करने के लिए, लेकिन उसको काम ही नहीं करना है। बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं कि उनको काम करने की कोई इच्छा ही नहीं होती। तो इसलिए कितना भी आप रोजगार उपलब्ध कर दीजिए, फुल एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता, सब लोगों को रोजगार मिल ही नहीं सकता। परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण स्पर्धा जिसको बोलते हैं, वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूर्ण स्पर्धा ही हमारे मार्केट में रहती है। जो भी एक फुल परफेक्ट कंपटीशन की तरफ हम लोग अगर जाने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पे ब्रेक लगता ही है। फिक्स्ड वेरिएबल कभी भी फिक्स्ड हो ही नहीं सकते। तो इसलिए ये जो हमारे आइडियाज है सुपरफिशियल या फॉल्स लगने लगते हैं, इसको टाइटल में लेना ही नहीं है। डोंट टेक टू शॉर्ट और टू लॉन्ग टाइटल। बहुत ज्यादा कम, यानी इंडियन पॉलिटिक्स, यहाँ से खूब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि उनको क्या लेना है, क्या बताना है। और बहुत ज्यादा इंडियन पॉलिटिक्स, स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम ऑफ हेट्रोजेनियस रीजनल फैक्टर्स ऑन द नेशनल पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 2005 टू 2015। देखिए बोलते बोलते मेरे को यहाँ पे एकदम ऐसे दम ऐसे हो गया है। देखिए इतना लंबा भी नहीं है। रीजनल हेलो 5 वेरिएबल्स लेके करिए, और ये देखिए ये जो है, हाँ हेलो हाँ मॅडम, तो व्हॉइस ब्रेक होतोय. बरं फ्रेंड्स, आपको आवाज आ रही है क्या क्लियर? आतापर्यंत सांगितलं नहीं मैम, ब्रेक है, काफी ब्रेक है। आवाज में ब्रेक आ रहा होतोय. मॅडम आतापर्यंत ठीक होतं, थोडं 2-3 एक मिनिट. पूर्वीपासून होत आहे. वॉइस ब्रेक होतो. अच्छा मॅम आता कंटिन्यू ठीक आहे? करा, बघूया आपण. हो हो. आता ठीक आहे ना? ठीक आहे, मी एसी लावलाय तर मी दार बंद केलाय. मी आता एसी बंद करून दार उघडते, नाही तर हे समजा आला नाही आवाज तर आता येतोय ठीक मॅडम, आहे. आता सध्या येतोय. हाँ हाँ, तर इतना मोटा इतना इतना बड़ा भी टाइटल हमको लेना नहीं है। डोंट यूज एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म, जैसे आईसीआईसीआई हो गया, सेबी हो गया, एसबीआई हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, इसके सबके आपको फुल फॉर्म लिखने हैं आपके टाइटल में, ना कि उसके एब्रीविएशंस लिखने हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म किसी के भी नहीं लिखना है। यूज वर्ड्स दैट क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन एंड स्टिमुलेट रीडर्स इंटरेस्ट। मैंने पहले बताया कि एक इंटरेस्टिंग ऐसा टाइटल आपका फॉर्मेशन होना चाहिए, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस वहां पे होना चाहिए, ना कि निगेटिव।
यूज करेक्ट नॉमेनक्लेचर फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्टडी। नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर यानी वहां पे जैसे अभी नागपुर एयरपोर्ट का हो गया है बाबा साहेब आम्बेडकर, वीएटी का वीटी स्टेशन का, मुंबई के वीटी स्टेशन का हो गया। जैसे मुंबई को पहले बॉम्बे कहते, अभी मुंबई कहना हमने चालू कर दिया। मद्रास को हमने चेन्नई बोलना शुरू कर दिया। तो जो करंट नॉमेनक्लेचर है वो वहां पे आपके फील्ड स्टडी जो है वहां से लेना जरूरी है। लेकिन आजकल जैसे मैंने अभी एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी एक बुक लिखा है, वहां पे मैंने फील्ड ऑफ स्टडी के ऊपर भी थोड़ा सा लिखा है। देखिए ये कोरोना की वजह से भी है और हमारे जो सोशल मीडिया जो अभी बहुत ज्यादा वाइड हो गई है उसकी वजह से भी है। आजकल हम लोग ऑनलाइन डेटा कलेक्शन करते हैं और ऑनलाइन के लिए कोई फील्ड नहीं रहता। ऑनलाइन के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे कांटेक्ट में है उनको, या जो कांटेक्ट में है उन लोगों को बताते हैं कि बाकी लोगों से भी आप शेयर करें। तो इसलिए हमको कौन से एरिया से डेटा आ रहा है ये पता नहीं चलता। इसलिए आजकल फील्ड स्टडी जो है, नॉमेनक्लेचर जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होने की संभावना हो सकती है। लेकिन रिलेटेड टू द फील्ड अगर आपका रहेगा, अगर आपको उसी एरिया का सिर्फ स्टडी करना है तो आपको नॉमेनक्लेचर, ये करंट नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। सो आइडेंटिफाई की वेरिएबल्स बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ये बताऊंगी मैं वेरिएबल्स क्या है, लेकिन वो वेरिएबल्स भी आपके टाइटल में होना जरूरी है। सजेस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स द सपोर्ट टू दैट सपोर्ट द मेजर हाइपोथेसिस। आपका जो मेजर या आपका करंट हाइपोथेसिस रहेगा या वर्किंग हाइपोथेसिस रहेगा उसको सपोर्ट करने वाला जो वेरिएबल रहेगा उसका रिलेशनशिप आपने वहां पे बताना है। जैसे कि आपका जो जैसे दो वेरिएबल्स आपने ले लिए तो एक के रिलेशन में दूसरा रिलेशन क्या रहेगा, एक के रिलेशन का जो वैल्यू है उसके परिणाम या उसका इफेक्ट दूसरे पे क्या हो रहा है ये आपके टाइटल में आना जरूरी है। जैसे आपने क्रिटिकल स्टडी ले ली है या आपने कंपैरेटिव स्टडी ले ली है तो कंपैरेटिव में आपको दो वेरिएबल्स दिखाने हैं। क्रिटिकल अगर आपने ले लिया तो कौन से वेरिएबल्स का आपका क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हो ये आपको बताना जरूरी है। तो ये सजेशंस आपको देने हैं रिलेशनशिप में कि वहां पे डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है, आपने कौन से एरिया में अगर काम कर रहे हो तो उसमें आपका कंपैरेटिव स्टडी क्या रहेगा ये आपको वहां पे दिखाना जरूरी है। मे रिवेल हाउ द स्टडी विल बी ऑर्गेनाइज। जैसे मैंने अभी बताया कि आप स्टडी कैसे कर रहे हैं, क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हो, एक सिंपल स्टडी कर रहे हो या एनालिसिस कर रहे हो, या फिर वहां पे कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इम्पैक्ट देख रहे हो आप या सेटिस्फेक्शन देख रहे हो। तो ये आपको आपका जो स्टडी है आप कैसे रिवील करेंगे और ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे ये भी आपको टाइटल में देना जरूरी है। यूज करेक्ट ग्रामर एंड कैपिटलाइजेशन विथ फर्स्ट एंड लास्ट एंड ऑल नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स एक्सेट्रा। जैसे मैंने अभी पहले सेंटेंस में बताया था कि आपको हर एक सेंटेंस का हर एक वर्ड जो है आपको क्या करना है, कैपिटलाइजेशन करना है और करेक्ट ग्रामर आपको वहां पे देना है। तो ये हमारे टाइटल हो गए। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी पे जाएंगे। उससे पहले यहाँ तक क्या समझ में आ गया है ये लीजिए, और आवाज अच्छी तरह से आ रही है कि नहीं ये लीजिए। हेलो यस मॅडम, हेलो, मैम आप आवाज येतोय मॅडम. हो रहा है। अंडरस्टूड, ओके। आवाज व्यवस्थित येतोय? हो मॅडम, आता येतोय. हाँ, चला देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी पे जाएंगे हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है सबको। The next step in the research process after the selection of research problem is detailed formulation of research problem which includes ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में आपको 3 क्वेश्चन आपके टाइटल को पूछना है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। आपका टाइटल फॉर्मेशन हो गया अच्छी तरह से। अब आपको टाइटल को क्वेश्चन पूछना है, क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको आपके टाइटल को पूछना है। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये थोड़ा सा आपके ऑनलाइन एग्जाम्स का पार्ट है तो थोड़ा लिख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको लिख लीजिए। रिफ्लेक्ट द क्वेश्चन हुज आंसर द इन्वेस्टिगेटर वांट्स ऑफ अ स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन सर्व्स एज the pivot in the conduct of a research project
and interpretation of results. The characteristics of good research objectives are: it should be clearly stated without any ambiguity in measurable terms and do not involve any kind of judgment. किसी भी जजमेंट्स के बिना आपके ऑब्जेक्टिव फ्रेम होने चाहिए. टाइटल जितना भी इम्पोर्टेंट है उतने ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स भी आपके इम्पोर्टेंट होते हैं और एक क्लियरली स्टेटेड होना जरूरी होता है. सो राइटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, कंसाइज, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. एक डिक्लेरेशन आपको वहां पे देना है which provides direction to investigate the variables. आपके जो वेरिएबल्स रहेंगे उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपके ऑब्जेक्टिव्स आपकी बहुत मदद करेंगे. तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स में ये सब बातें होना जरूरी है. जनरली रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फोकस ऑन द वेज टू मेजर द वेरिएबल्स. आपके जो वेरिएबल्स है उसको मेजर करने के लिए ही आपके ऑब्जेक्टिव्स आप बनाते हैं. सच एज टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब देम. The research objectives are the results sought by the researcher at the end of the research process. That is, what the researcher will be able to achieve at the end of the research study. आप रिसर्च खत्म होने के बाद क्या अचीव करना चाहते हो, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर करते हैं. रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी रिलेवेंट, फिजिबल, लॉजिकल, ऑब्जर्वेबल, क्लियर एंड मेजरेबल. देखिए ये सब पॉइंट उसमें होना जरूरी है. रिलेवेंट होना जरूरी है, फिजिबल होना जरूरी है, लॉजिकल होना जरूरी है, ऑब्जर्वेबल उसका ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो या उसमें से आप डेटा कलेक्शन कर सकते हो, क्लियर होना चाहिए और उसका मेजर होना जरूरी, मेजरेबल होना जरूरी है क्योंकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपको करना है. Objective is a purpose that can be reasonably achieved with the available resources. आपके जो resources है उससे ही आपने आपके objectives achieve करना है. So the objective summarizes what is to be achieved by the study. The research objective are the specific accomplishment the researcher hopes to achieve by the study. The objective include obtaining answers to research questions or testing the research hypothesis. Hypothesis testing के लिए भी बहुत ज्यादा मटेरियल आपको ऑब्जेक्टिव से प्राप्त होता है. So टाइप्स देखिए अभी दो टाइप के होते हैं. पहला है जनरल ऑब्जेक्टिव्स. General objective are board goals to be achieved. The general objective of the study state what the researcher expects to achieve by the study in general terms. General objectives are usually less in number. बहुत बार एक ही होता है जनरल ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव को कभी कभी हम लोग एम भी कहते हैं. तो ये जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव है इसको हम लोग बहुत बार ब्रेक करके हमारे जो बाकी के ऑब्जेक्टिव, स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स जिसको हम लोग बोलेंगे वो वहां पे कर सकते हैं. तो जनरल ऑब्जेक्टिव इट्स इज आल्सो कॉल्ड एज एम ऑफ द स्टडी. देखिए उसको हम लोग एम भी कह सकते हैं. तो एक हमारे स्टडी का टाइटल में हमने जो एक वेरिएबल लिया है, कॉमन वेरिएबल लिया है या डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, उससे लेके हम लोग एक जनरल ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं. फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या स्पेशल ऑब्जेक्टिव इसको बोलेंगे. तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म, छोटे छोटे होते हैं, नैरो इन फोकस. एकदम एक एक को हम लोग ब्रेक करके वहां पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स कैन ब्रोकन इनटू स्मॉल लॉजिकली कनेक्टेड पार्ट्स टू फॉर्म स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमने जो एक शुरू में जनरल ऑब्जेक्टिव बनाया था उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट में. द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर मोर इन नंबर एंड दे सिस्टमैटिकली एड्रेस various aspects of problem as defined under the statement of problem and key factor that is assumed to influence or causes the problem. प्रॉब्लम निर्माण होने के लिए या प्रॉब्लम के लिए जो भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो भी फैक्टर्स वहां पे कारणीभूत है या उसको क्या बोलते हैं हम लोग कॉजेस है, तो वो हम लोग वहां पे डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में और उससे हम लोग हमारा स्टडी जो है बहुत स्मूथली आगे ले जा सकते हैं. They should specify what the researcher will do in the study, where and for what purpose. ऑब्जेक्टिव्स का वो यहाँ पे मतलब ही ये है कि हमने ये स्टडी क्यों किया है,
कहाँ पे किया है और कैसे किया है, ये हमने ऑब्जेक्टिव्स के जरिए सबको बताना है। हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी में ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट बहुत जरूरी होता है। तो अगर कई बहुत सारे स्टडीज ऐसे होते हैं कि हाइपोथेसिस नहीं भी ली जाते, लेकिन वहां पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को आपने वहां पे फुलफिल किया है कि नहीं किया है, ये भी अगर आपने रिसर्च पेपर में बता दिया तो भी आपका रिसर्च पेपर वहां पे एक्सेप्ट होता है। तो इसलिए रिसर्च पेपर में एक बार हाइपोथेसिस अगर नहीं है तो भी चलता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स होना बहुत जरूरी है। अब कैसे स्टेटिंग करते हैं या ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन कैसे करते हैं देखते हैं आगे जाके। द ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रेजेंटेड ब्रीफली एंड कंसाइजली, पहले बता दिए छोटा सा होना चाहिए, एक छोटा सेंटेंस इसको हम लोग बोलेंगे। They should cover the different aspects of the problem and its contributing factors in a coherent way and in a logical sequence. एक logical sequence और coherent way वहाँ पे होना जरूरी है। The objective should clearly phrased in operational terms, specifying exactly what researcher is going to do, where and what for what purpose. क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। देखिए पहले ही मैंने बता दिया, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये तीनों शब्द वहां पे होना जरूरी है कि क्यों करेंगे, टू फाइंड आउट, टू अंडरस्टैंड, टू मेक डिफरेंस, टू फाइंड आउट द डिफरेंस, टू कंपेयर विथ टू फैक्टर्स। ऐसे करके हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को स्टेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाके देखेंगे और जाके और उसको मेथड्स कैसे होती है। क्या करना है, एक कंसिडरिंग लोकल कंडीशन, क्योंकि एक रियलिस्टिक अगर ऑब्जेक्टिव्स हमको लेना है तो हमारे एरिया की लोकल कंडीशंस क्या है उसको जानना जरूरी है। इन ऑब्जेक्टिव यूज ऑफ एक्शन वर्ब यानी जैसे टू कंपेयर, टू फाइंड, टू वेरीफाई, टू कैलकुलेट, टू एनालाइज, टू एस्टेब्लिश, ऐसे करके जो एक्शन वर्ब्स है उसको हमको वहां पे लेना जरूरी है। टू असेस, टू आइडेंटिफाई, टू फाइंड आउट जैसे शब्द वहां पे होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक की समझ में आ गया सबको? यस मैम। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए सबको? ठीक है, हम लोग अभी हाइपोथेसिस में जाएंगे। अब हम लोग हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव से ही रिलेटेड पार्ट है। जैसे मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्टिव आपका कैसे होना चाहिए, बिल्कुल उसका एक डायरेक्शन आपको मिलना चाहिए। एक छोटे छोटे पार्ट में आपको उसको कन्वर्ट करना है आपके वेरिएबल्स को, और फिर वहां पे आपको उसको ब्रेक करके उसका एक सेंटेंस बनाना है। अब मैं पहले बता रही हूँ 3-3 बार कि ऑब्जेक्टिव ये सेंटेंस होता है, तो इसलिए उसको आपने फुल स्टॉप हर एक सेंटेंस के यानी हर एक ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद एक फुल स्टॉप देना जरूरी है। पहला ऑब्जेक्टिव लिख लिया उसके बाद में फुल स्टॉप दिया, दूसरा ऑब्जेक्टिव लिख लिया उसके बाद में फुल स्टॉप देना, ये सब करना जरूरी है क्योंकि वो सेंटेंस है, एक सेंटेंस है। और वो सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, एक उससे डेटा कलेक्शन करेंगे, उससे हम लोग हमारे जो वेरिएबल्स है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। हमको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए जो डेटा चाहिए या जो क्वांट चाहिए वो भी हमारे ऑब्जेक्टिव से हमको मिल सकते हैं। तो ये सेंटेंस होने के लिए हम या सेंटेंस है इसलिए उसको एक हमने फुल स्टॉप हर एक ऑब्जेक्टिव को देना जरूरी है, और हमने उसको फुलफिल किया है ये बताना भी जरूरी है। तो इसलिए अपना जो आखिरी पार्ट रहता है सजेशंस एंड कंक्लूजन्स, ये वाला जो चैप्टर रहता है या ये वाला जो प्रेजेंटेशन रहता है, वहां पे आपने ऑब्जेक्टिव्स कितने फुलफिल किए हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स को आपको कैसे आपने डेटा कलेक्शन किया है, कैसे तरीके से किया है, जैसे क्वेश्चन से किया है या इंटरव्यूज से किया है सॉरी, या ऑब्जेक्टिव से किया है या ऑब्जर्वेशन से किया है या फिर आपने सेकेंडरी डेटा यूज करके किया है, ये आपको बताना जरूरी है। तो एक स्लाइड जो है आपको ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग या ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट की करनी जरूरी है प्रेजेंटेशन में, और आपके थीसिस में भी आपको बताना है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए थे वो आपने कैसे फुलफिल किए हैं, कि अकॉर्डिंग टू दिस टेबल ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल या ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड, ऐसे करके आपको वहां पे लिखना जरूरी रहेगा। ये बात ध्यान में रखिए क्योंकि ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है रिसर्च मेथोडोलॉजी के बुक में।
ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में जाएंगे। एक्चुअल हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इज अ फोर्थ एलिमेंट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च. We may use hypothesis in all types of we may not use hypothesis for all type of research, but in a qualitative study it is essential. बहुत बार साइंसेस के जो रिसर्च होते हैं वहां पे हाइपोथेसिस नहीं होता है, वहां पे अजम्पशन होता है। तो जो अजम्पशन लेके वो काम करते हैं उसको भी हम लोग हाइपोथेसिस कह सकते हैं। ठीक है, A hypothesis is a proposition to be tested. भी उसका टेस्ट नहीं हुआ है, आपने वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक अंदाज लिया है। मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ, एक बहुत मजेदार उदाहरण है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन का, कि हम लोग जैसे कल मुझे प्रीति मैडम ने रात को एक मेल भेजा, ये आज का जो क्लास है वो अटेंड करने के लिए या कंडक्ट करने के लिए जो एक लिंक लगती है, तो वो लिंक उन्होंने भेज दी, कल ही भेज दी। अब देखिए कल की लिंक मुझे मिल गई थी, मैंने उनको ओके करके भी भेज दिया था। ये आज का जो आपका लेक्चर मैं लेती हूँ या ले रही हूँ, ये क्यों ले रही हूँ? कल प्रिपरेशन किए थे, इसलिए आज मैं आपके साथ बैठ के ये सब कर सकती हूँ या ले सकती हूँ। कल मैंने प्रिपरेशन क्यों किया था? क्योंकि आज 10:30 बजे मैं यहाँ पे बैठ के काम करूंगी, आप सबको मैं हाइपोथेसिस फॉर्मेशन बताऊंगी, मैं ऑब्जेक्टिव टाइटल बताऊंगी, मैं रिसर्च डिजाइन बताऊंगी। ये सोच के मैंने कल पूरा प्रिपरेशन किया था और आज 10:30 बजे आपका जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो गया। अगर मैंने कल ये सोच के मैं सो गई कि पूरा मैं ऐसा मेरा स्टडी हो गया है, अब कल का लेक्चर मैं अच्छे से करूंगी, सब पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छे से यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और मैं मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से कंप्लीट करूंगी, ये सोच के मैं सो गई। और मैं सुबह उठी, मैंने अपना पूरा काम किया और लेक्चर लिया। क्या हो गया? ये सोच के मैं जो सोई थी, ये आज ये जो कंप्लीट हो रहा है, इससे क्या हो गया? मैंने कल जो सोचा था उसको हाइपोथेसिस कहेंगे, और आज जो मैं कर रही हूँ ये टेस्ट हो गया है, इसलिए हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो गया है। गॉट इट? ऑल ऑफ यू गॉट इट? मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने कल रात सोचा कि मैं आज का लेक्चर लूंगी, मैंने जो सोचा था उसको हम लोग हाइपोथेसिस कहेंगे, और अभी जो हम लोग कर रहे हैं या कंप्लीट होगा, जब कंप्लीट होगा तब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो जाएगा, और ये कंप्लीट होगा उसके बाद उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। यस, अगर मैं सो के उठी नहीं, अगर मैं सो के उठी नहीं तो क्या हो गया? जिस दिन हम लोग सो के नहीं उठेंगे उस दिन हमारा हाइपोथेसिस गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरे दिन क्या करना है ये पहले दिन हम लोग सोचते हैं। सही बात है? तो ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट ही होना चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट होता है कौन से, जैसे हमने सोचा था, हमने जो तय किया था, अगर वैसे की वैसे होता है तो हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट होता है, अगर वैसे नहीं होता है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। इट इज एज सिंपल एज इट। ठीक है, उसको हम लोग बहुत क्या करते हैं, उसका प्रेशर ले लेते हैं हमारे हाइपोथेसिस का, उसका टेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हम लोग खुद को प्रेशराइज करते हैं, और पूरा हमारा जो इतना अच्छा रिसर्च चल रहा था वो पूरा बिगड़ जाता है हाइपोथेसिस पे आके। तो इसलिए हमने जो लिटरेचर रिव्यू किया है, हमने जो पढ़ाई की है, हमने जो सोचा है, हमने जो इतर बाकी लोगों से जो बातें की है, उनसे चर्चा की है, सुपरवाइजर से चर्चा की है, उसमें से जिस्ट हमने जो निकला है वो जिस्ट यानी हमारा हाइपोथेसिस हो सकता है। इसलिए कहीं और भागने की जरूरत ही नहीं है हाइपोथेसिस के लिए। आपके टाइटल के अंदर ही आपका हाइपोथेसिस है, आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर ही आपका हाइपोथेसिस है। उसको फ्रेम करने के लिए सिर्फ आपको वेरिएबल्स लेने की जरूरत है, इतना इजी आपका हाइपोथेसिस प्रपोजिशन कर सकते हैं। हाइपोथेसिस इज अ प्रपोजिशन टू बी टेस्टेड। एक ऐसा प्रपोजिशन है, एक ऐसा अंदाज है, एक ऐसा फोरकास्टिंग है कि जो आपने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, बस इतना सिंपल आपका हाइपोथेसिस होना चाहिए। The proposition which can be put to test to determine validity of it useful for further research.
उसका एक वैलिडिटी हम लोग वहां पे वैलिडिटी क्या है ये भी देखेंगे. सो प्रोविजनल सेंट्रल आइडिया which becomes the basis for fruitful investigation is known as working hypothesis. ठीक है. एक हमारी जो एक सेंट्रल आइडिया होती है उसको हम लोग वर्किंग हाइपोथेसिस कह सकते हैं. वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, ये लोग हम लोग देखने वाले हैं. सो मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस आपके पेपर के लिए ये है, ऑनलाइन एग्जाम के लिए लिख लीजिए. हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन द validity of which remains to be tested. In its most elementary stage, the hypothesis may be very hunch, guess, imaginative data, which becomes the basis for action or investigation. आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए इसका बेसिस हो सकता है. एक गेस होता है, एक इमेजिनेटिव डेटा होता है कि ऐसे करेंगे, ऐसा होगा, ऐसे हम लोग वहां पे अगर सोचते हैं तो एक इमेजिनेशन होता है. ये इमेजिनेशन रियल डेटा के ऊपर होता है, जो हमने लिटरेचर रिव्यू किया होता है उसके ऊपर हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, एक अंदाज व्यक्त करते हैं और उस अंदाज को, उस फोरकास्ट को हम लोग वहां पे हाइपोथेसिस करके ले सकते हैं. समझ में आ गया यहाँ तक के? थोड़ा सा हार्ड पार्ट ले रहे क्योंकि ये पूरा हार्ट ऑफ द रिसर्च है. हाइपोथेसिस इज द हार्ट ऑफ द रिसर्च. ये अगर अच्छे से चल गया तो आपका रिसर्च फुलफिल हो गया. So, hypothesis gives us guidelines for an investigation to be carried out. हम लोग क्वेश्चनर से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्वेशन से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, या हम लोग सिर्फ इंटरव्यूज ले रहे हैं, या सिर्फ सेकेंडरी डेटा पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. ये सब हमारे हाइपोथेसिस हमको डायरेक्शन देंगे, हमको गाइडलाइन देंगे, क्योंकि हमारा जो हाइपोथेसिस बनेगा वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का या डेटा एनालिसिस का या डेटा कलेक्शन का मेथड बनेगा. ठीक है. इन एब्सेंस ऑफ दिस रिसर्चर विल कलेक्ट अनरिक्वायर्ड डेटा एंड मे एलिमिनेट रिक्वायर्ड वन. यानी आपको जो लगता है उसको आप एलिमिनेट कर देंगे, छोड़ देंगे, और जो नहीं लग रहा है, जो अनरिक्वायर्ड डेटा है उसको कलेक्ट करते जाएंगे. इसलिए हाइपोथेसिस होना जरूरी है. Thus, hypothesis is an assumption which can put to test to decide its validity. So, initial idea क्या है hypothesis की? Hypothesis is the initial idea of starting point. It is often blurred or general, जैसे मैंने अभी बताया. It requires refining before research hypothesis can be generated. हाँ, इसको रिफाइन करते रहना. एक स्टेटमेंट आपने बना दिया तो उसको आपको हमेशा रिफाइन करते रहना पड़ता है. Refinement of the initial idea is based on search on relevant literature. जैसे मैंने अभी बताया कि लिटरेचर रिव्यू इसका पार्ट है हाइपोथेसिस जनरेशन का या हाइपोथेसिस फॉर्मेशन का, क्योंकि जितना आप पढ़ते जाओगे उतने आपकी आइडियाज क्लियर होती जाएगी, और जितनी आइडिया क्लियर होती जाएगी उतना ही आपका जो फोरकास्ट है वो एकदम सही होते जाएगा, क्योंकि आप क्या होने वाला है. हाँ बताइए. Can I interrupt? Yes. Madam, once we submit the synopsis, can we change the hypothesis because we keep on refining it? Definitely. You just don't change in your title, but you can change in your hypothesis, objectives, and all the research methodology topics. So that is acceptable, no? Yeah. Yes. Don't worry about it. हाँ. Yes. क्यों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में? नहीं, ऑब्जेक्टिव जैसे आप रिफाइनमेंट की बात कर रहे हो तो आई हैव रिफाइंड इट आल्सो. आई गॉट सम वेरी गुड हाइपोथेसिस. हाँ, जितना भी आप पढ़ते जाओगे ना, जैसे जैसे आप उसके साथ, हाँ, एक बार स्टडी चालू हो गई तो फिर आप हाइपोथेसिस नहीं बदल सकते, लेकिन स्टडी शुरू होने के पहले यानी डेटा कलेक्शन शुरू होने के पहले आप कितनी भी बार आपका हाइपोथेसिस बदल सकते हो. यस. ठीक है. थैंक यू. इनिशियल ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिनोमिना, आप एक पायलट स्टडी कर सकते हो और उसके ऊपर भी आपका हाइपोथेसिस आप टेस्ट कर सकते हो या नहीं, आपको मटेरियल मिल रहा है या नहीं, डेटा अवेलेबल है या नहीं, ये देख सकते हो, और फिर आपका हाइपोथेसिस रिफॉर्म कर सकते हो. सो नैरो एंड फॉर्मुलाइज इनिशियल आइडिया कन्वर्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज हाइपोथेसिस. ठीक है. अच्छा, आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, यानी आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, और आपके भी प्रॉब्लम्स, आपको भी लग रहा है कि आपने क्या प्रॉब्लम्स, यानी आपके प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं रिसर्च में. ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे. थैंक यू सर. Thank you, ma'am. So a good hypothesis is it should be stated in brief and in definite terms, should be testable
and the relationship between variables should reflect the theory or literature that is based on यहाँ पे जो वेरिएबल आपने दे दो या वेरिएबल्स आपने आपके हाइपोथेसिस में रिफ्लेक्ट होना जरूरी है, जो भी आपने हाइपोथेसिस लिया है उसमें, और एक स्टेटमेंट होना चाहिए, एक ब्रीफ एंड डेफिनेट टर्म्स उसमें होनी चाहिए। अब देखिए मैं ऑब्जेक्टिव्स में मैंने एक टर्म ली थी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव्स में क्या बताया मैंने, सेंटेंस, और यहाँ पे क्या बता रही हूँ बार बार, स्टेटमेंट। दोनों में क्या फर्क होगा, कोई बता सकता है? अनम्यूट होके बताएंगे तो भी चलेगा। सेंटेंस और स्टेटमेंट में क्या फर्क है? कोई सेंटेंस चेंज हो सकता है बट स्टेटमेंट चेंज नहीं हो सकता है। नहीं, उसको रिफ्रेम कर सकते हैं ना हम स्टेटमेंट को। एक बार वो स्टेटमेंट का डेटा हमने कलेक्शन करने के लिए शुरू कर दिया तो फिर हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन उसको रिफ्रेम कर सकते हैं स्टेटमेंट को। यस थैंक यू। हाँ, नहीं तो फिर आपने फर्क तो बताया नहीं ना। बाकी कोई? Sentence is a complete, sentence is not a complete, you can say, the meaning of anything that you want to say, but statement is a complete meaning of the objective that we want to take. ओके, स्टेटमेंट ये मीनिंगफुल होना चाहिए, जैसे आप बोल रहे हैं ना, आपके नहीं, आपके बोलने का मतलब ये है कि स्टेटमेंट में मीनिंग होता है और सेंटेंस में नहीं होता है। Yes, ma'am. लेकिन ऐसे कैसे आपने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम कर दिया तो उसमें मीनिंग तो हो गई ना। Meaning in the sense, ma'am, it's not an end itself, but it can be like, continued or extended. हाँ, But in statement यहाँ we पे cannot क्लियर extend होना it. जरूर। देखिए इसलिए Yes. मैंने पूछा आपका ये जो डाउट है या आपके माइंड में जो है उसको क्लियर कर देते हैं। पहली बात, मैं सेंटेंस जब बोल रही थी तो मैंने क्या बोला कि सेंटेंस लिखने के बाद यानी ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आपको फुल स्टॉप देना जरूरी है। वो सेंटेंस है, वो खत्म हो गया, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता, उसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते, वो सेंटेंस खत्म हो गया वहां पे। इसलिए वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक फुल स्टॉप दे रहे हैं। और ये जो स्टेटमेंट है उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। क्या लिखना है? इन्वर्टेड। ऑब्जेक्टिव्स का ही हम लोग हाइपोथेसिस बना रहे हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टेटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं, सेंटेंस को हम लोग अचीव कर रहे हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क देखिए, सेंटेंस को अचीव कर रहे हैं और स्टेटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी। इसलिए सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप में जाएगा और स्टेटमेंट जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में जाएगा। फर्क हमेशा याद रहेगा आपको, आपका रिसर्च खत्म होने के बाद भी याद रखना जरूरी है ये बात। स्टेटमेंट को हमको टेस्ट करना है और ऑब्जेक्टिव्स को हमको अचीव करना है, सॉरी सेंटेंस को हमको अचीव करना है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. हाँ, Means, okay, ma'am, thank you. every hypothesis should be written in inverted commas. Inverted commas, yes. अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये कितनी ज्यादा गलतियां कर लेते हम लोग हाइपोथेसिस लिखते समय, है ना। और आगे जाके आपको मैं जब बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी ज्यादा गलतियां कर दी है सिनॉप्सिस लिखते समय। और एक या दो ही, इतने 40 लोगों का जब मैं देखती हूँ ना, एक या दो ही लोगों का हाइपोथेसिस सही मायने में लिखा हुआ रहता है, क्योंकि हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी ही नहीं होती है जब हम लोग सिनॉप्सिस लिखते हैं। इसका फर्क आपके समझ में आ गया ना, क्योंकि हमको इसको टेस्ट में रखना है, हाइपोथेसिस का हमको टेस्ट करना है। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट या तो गलत होता सकता है या तो सही हो सकता है। सेंटेंस कभी गलत या सही नहीं हो सकता, सेंटेंस होता है, या उसको हम लोग रॉन्गली भी अगर फ्रेम करते हैं, लेकिन वो सेंटेंस है, उसको हमको टेस्ट नहीं करना है। जैसे मैंने बता दिया, कोई बात बता दी, मैंने बोल दिया कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो ये सेंटेंस है। कभी मेरी बात गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, उसका कोई लोग ज्यादा माइंड नहीं करेंगे या उससे ज्यादा माइंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर स्टेटमेंट मैंने कर दिया कि नहीं ऐसा ही है, तो ये मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि ये ऐसा है ही। पता चल रहा है? बात समझ में आ रही है मुझे क्या कहना है आपको?
I'm sorry to है ना? interrupt, but ma'am, Yes. I'm having one query. As per grammatical rules, Yes. it says that a statement is nothing but it is also a sentence. Means sentence is a genus, while statement is its species. So Yes. basically, But a statement is also yes. Yes, but in research methodology, objectives is called as sentence and hypothesis called as the statement. And statement has to be prove in research. स्टेटमेंट को प्रूव करना है आपको टेस्ट लगा के, इसलिए उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना जरूरी है. okay. So, ma'am, as we have already submitted our synopsis, so while submitting the thesis, we can make these alterations in our hypothesis by putting inverted commas. यस Okay. यस यू कैन क्योंकि सिनॉप्सिस के टाइम आपका जो मेट्रोलॉजी था उसकी पढ़ाई आपकी इतनी अच्छी नहीं हुई थी, आपने पढ़ा नहीं था या किसी ने बताया नहीं था. लेकिन आप जब प्रेजेंट करोगे, क्योंकि आपने जब अभी प्रेजेंटेशन में भी आप कर सकते हो ये करेक्शन. आप प्रेजेंटेशन ma'am. करते समय भी उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा है कि आपका उसको टेस्ट करना है. और टेस्टिंग के समय भी कैसे लिखना है ये मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि आपको टेस्ट करते समय अगर आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिया है तो उसको आपको नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नल हाइपोथेसिस नेगेटिव में करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी टेस्ट लगती है अपने हमारे यहाँ की जो भी टेस्ट है SPSS पे जो अवेलेबल है या एक्सेल पे जो अवेलेबल है वो सभी नल हाइपोथेसिस को लगती है. तो नल हाइपोथेसिस या तो रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है. अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हमने लिया था वो एक्सेप्ट होता है, या नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो गया है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है. तो इसलिए जो हमारा स्टैटिस्टिक्स जो है जो अवेलेबल है हमारे कंट्री में वो सभी नल हाइपोथेसिस को लगते हैं. अगर ये किसी ने आपको बताया नहीं होगा तो बहुत ज्यादा आपने गलती कर दी है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में. ठीक है, क्योंकि ये सब बातें आपको आपके रिसर्च गाइड ने बताना जरूरी है कि अगर हाइपोथेसिस, क्योंकि ये तो हार्ट ऑफ द रिसर्च है, जो मैं बोल रही हूँ कि ये तो हार्ट ऑफ द रिसर्च है. ये अगर अच्छे से धक धक करेगा तो ही आपका रिसर्च आगे जाके बहुत बढ़िया वहां पे एक फ्रेम लेगा. तो देखिए अगर गलतियां हो भी गई है तो अभी भी सुधार सकती है. इसीलिए तो ये रिसर्च जो आपने प्री पीएचडी कोर्स वर्क है इसीलिए है कि पीएचडी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये कोर्स वर्क करना जरूरी है. तो और ये जो मैं बता रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत ज्यादा कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक्स में भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा. और दूसरी बात यह है कि सेंटेंस को अगर हम लोग टेस्ट में डाल रहे हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना जरूरी है. ठीक है, 3 बातें इसमें है कि जो आपको देखना जरूरी है. ठीक है, उसका एक थोड़ा सा रिलेवेंट स्टडी भी आप कर लीजिए. मेरी बातों पे ज्यादा रिलाय मत करना, क्योंकि ये तो मैं एक्सपीरियंस से कर रही हूँ. अगर आपको लगता है कि नहीं इसके ऊपर और स्टडी होना जरूरी है तो आप लिटरेचर रिव्यू कर लीजिए. बहुत सारे रिसर्च जो आपको अच्छे रिसर्च देखिए, जो रिसर्च स्कॉलर पे है, गूगल स्कॉलर पे आपको रिसर्च मिलेंगे, रिसर्च गेट पे नहीं मिलेंगे, या शोध गंगा में मिलेंगे, या फिर आप स्कोपस के कुछ रिसर्च पेपर्स देख लीजिए, वहां पे आपको सभी हाइपोथेसिस से इन्वर्टेड कॉमर्स में दिखेंगे. तो जो भी हाइपोथेसिस का, हाँ अगर आपका सेकेंडरी डेटा पे है और आप टेस्ट के लिए नहीं डाल रहे, कभी कभी चल जाता है सेंटेंस. लेकिन अगर टेस्ट कर रहे हैं, डेटा आपको मिल गया है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना जरूरी है. ये मेथोडोलॉजी आपको बताती है. ठीक है, आगे चले. यस, हाँ 2 रिक्वायरमेंट्स है उसमें. मस्ट प्रोड्यूस अ पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड इट मस्ट बी पॉसिबल टू टेस्ट. अगर उसके ऊपर टेस्ट नहीं हो सकता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हाइपोथेसिस फॉर्मेशन कर लेते हैं, डेटा करेक्शन भी कर लेते हैं, लेकिन उस डेटा को हम लोग कौन सी टेस्ट लगाएंगे स्टैटिस्टिक्स की ये हम लोगों को पता ही नहीं चलता, या टेस्ट ही नहीं लगा सकते. एफ टेस्ट लगाना है या स्क्यूनेस लगाना है या कोरिलेशन लगाना है या काई स्क्वायर टेस्ट लगानी है, कुछ भी टेस्ट वहां पे नहीं लगती. तो अगर टेस्ट नहीं लगती है तो वो हाइपोथेसिस आपका गलत हो गया है ऐसे मान लिया जाता है. ठीक है, तो दैट इज क्वेश्चन, आर देयर एनी इफेक्ट दैट आर पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड दैट वुड ऑकर इफ द हाइपोथेसिस इज ट्रू, शुड बी आंसर.
ये जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे आंसर देना उसका जरूरी है आपके हाइपोथेसिस में। द ऑब्जर्वेबल इफेक्ट्स आर कॉल्ड टेस्ट इम्प्लीकेशंस फ्रॉम द हाइपोथेसिस। यानी आपने जो हाइपोथेसिस बनाया है उसको ये क्वेश्चन पूछिए आप कि आर देयर आर एनी इफेक्ट्स दैट आर पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड दैट वुड ऑकर इफ द हाइपोथेसिस इज ट्रू। यानी अगर हायपोथेसिस कोणाला विचारायचं आहे काही? काहीतरी ते म्हणाले की थोडं 10 फूट सोडून जावं म्हणून. हॅलो त्यांच्या हॅलो हॅलो त्यांनी काय केलं आहे ते घर आहे ना दोघे पहिले तर त्यांनी उमेश मेंढे आहेत मॅडम ते कोणती बोलत आहेत. मॅडम मी केलं त्यांना म्यूट केलं. हो पण म्हणजे ते दुसऱ्यांशी कोणाशी तरी बोलतात आहेत माझा पिरियड चालू असताना. येस मॅडम, आहे तसे काही पार्टिसिपंट्स आपल्याकडे. काय करणार, त्यांच्या कामाचंच आपण बोलतो आहे पण त्यांना त्याचा इम्पॉर्टन्स नाही आहे. त्याच्यासाठी मी पहिल्यांदा ती गोष्ट सांगितली सगळ्यांना. आपण फक्त त्यांना इनपुट्स देऊ शकतो मॅडम, घ्यायचे की नाही हे त्यांच्यावर डिपेंड करतं ना. हो खरंच है ना. ओके ठीक है मैम, प्लीज कंटिन्यू. यस मैम. यस हम लोग इतने यानी क्या बोलते हैं, मैं इतना दिल तोड़ के जीव तोड़ून मराठीत म्हणतो त्याला बातें कर रहे हैं, लेकिन देखिए कुछ ठीक है हम लोग घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन पानी पीना या नहीं पीना उसके हाथ में है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको आपके हाइपोथेसिस को पूछना है कि अगर आपका हाइपोथेसिस ट्रू हो गया है या एक्सेप्ट हो गया है तो कोई इफेक्ट्स है क्या जो पॉसिबल ऑब्जर्वेशन उसके हो सकते हैं। अगर उसका आंसर यस आता है तो हमारा हाइपोथेसिस टेस्टेबल है, इसे हम लोग कह सकते हैं। टेस्ट इम्प्लीकेशन इज थियोरेटिकल डिडक्टेड deduced from the hypothesis, deduct पाहिजे वहां पे, deduct from the hypothesis and accepted to be present in a certain case, then the case is produced and if the test implication cannot be observed the hypothesis must be false। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर उसको कोई टेस्ट नहीं लग सकता है तो हमारा हाइपोथेसिस गलत हो गया है, उसको रीफ्रेम करना जरूरी है। सो फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस अब हम लोग देखेंगे कि कौन से फॉर्म्स होते हैं हाइपोथेसिस के। सिंपल फॉर्म हाइपोथेसिस इफ देन से स्टेटमेंट अगर शुरू होता है, इफ एंड देन ये इस्तेमाल करके अगर हमारा स्टेटमेंट होता है तो उसको सिंपल फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। सम हाइपोथेसिस में सिंपली डिस्क्राइब हाउ टू थिंग्स मे बी रिलेटेड, इसको कोरिलेशनल रिसर्च या कोरिलेशनल हाइपोथेसिस कहते हैं। सेकेंडली रिलेशन of one variable causes a change in other variable, इसको causal relationship बोलते हैं। जैसे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का हो सकता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इफेक्ट से बदलते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कुछ बदलाव होते हैं तो उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल में होता है और इसमें उसको कॉजल रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे पेट्रोल के अगर रेट बढ़ गए हैं तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ जाएंगे, ऑटो रिक्शा के चार्जेस बढ़ जाएंगे, या फिर बसेस के चार्जेस बढ़ जाएंगे, या हम लोग उसको बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है हमारे ग्रोसरी और वेजिटेबल्स के रेट्स पे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अगर बढ़ गया है तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे ये बाकी जो कंज्यूमेबल ड्यूरेबल से उसके ऊपर भी हो सकता है। तो कॉजल रिलेशनशिप डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें हम लोग दिखा सकते हैं। तो हाइपोथेसिस के ये 3 फॉर्मेशन होते हैं, सिंपल फॉर्मेशन, इफ देन, कोरिलेशनल फॉर्मेशन, उसमें कोरिलेशन बताते हैं कि दो थिंग्स में क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें कोरिलेशन है, और कॉजल रिलेशनशिप इसमें हम लोग बता सकते हैं। अब इसके क्या होना चाहिए टेस्टेबल हाइपोथेसिस में, उसकी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होनी चाहिए। कंसेप्ट शुड बी क्लियरली डिफाइंड, डेफिनेशन शुड बी कॉमनली एक्सेप्टेड, डेफिनेशन शुड बी इजीली कम्युनिकेबल। Then hypothesis must have observed references. Variables in the hypothesis must have experimental proposition या possibilities, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट करके ही हम लोग डेटा एनालिसिस या डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, तो उसका ऑब्जर्व्ड रेफरेंसेस होना जरूरी है। हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेशल, एक सेंटेंस इसका स्पेशल होना चाहिए। हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल रिसर्च टेक्निक्स, हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू बॉडी ऑफ द थ्योरी। अब इसके कैटेगरीज देखते हैं। बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशन, नल हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये 2 फॉर्मुलेशन जैसे हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जब
एक्सक्यूज मी, जब हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो हमको नल हाइपोथेसिस देना है, और जब हम लोग उसका एनालिसिस करने के बाद उसके रिजल्ट देते हैं तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ है, इसको हमको वहां पे लिखना है। अब देखिए, जब हम लोग रिसर्च मेथड प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अगर हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिया है यानी उसको नेगेटिव नहीं लिया है, उसको हमने पॉजिटिव सेंटेंस तैयार किया है, तो उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे और वो हम लोग प्रेजेंटेशन में लेंगे। प्रेजेंटेशन में कभी भी नल हाइपोथेसिस दिखाने नहीं है, या रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमको नल हाइपोथेसिस लिखने नहीं है। नल हाइपोथेसिस हमको लिखने हैं सिर्फ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, ठीक है। दूसरी बात, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है, दूसरा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है। एंड डेरिवेशंस, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ये क्या है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या हाइपोथेसिस, वहां पे फॉर्मुलेशन कैसे होता है। इट कैन बी आइदर रिसर्च हाइपोथेसिस, उसको सब्सटेंसिव, डिक्लेरेटिव, अल्टरनेटिव, ऐसे भी हाइपोथेसिस कहते हैं। एक्सपेक्ट आउटकम बिटवीन वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में उसके आउटकम क्या होंगे, वो हम वहां पे पॉजिटिव सेंटेंस जब कहते हैं तो उसको रिसर्च हाइपोथेसिस, सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस, डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस को उसको स्टैटिस्टिकल या साइंटिफिक हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के टाइम ही हम नल हाइपोथेसिस देते हैं। अगर हमको हमारे थीसिस में नल हाइपोथेसिस लेना है तो इट शुड बी ओनली वन, सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस नल हम ले सकते हैं, क्योंकि नल हाइपोथेसिस में सभी वेरिएबल्स लेके हम नल हाइपोथेसिस, क्योंकि इसका कोई भी असर नहीं है, ऐसा अगर हमने लिख दिया, नॉट एप्लीकेबल टू एनी वेरिएबल, ऐसे अगर हमने लिख दिया तो हमारा नल हाइपोथेसिस सारे वेरिएबल्स को लग जाता है, इसलिए नल हाइपोथेसिस एक ही लेना पड़ता है। तो इसलिए नल हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए होता है, इसलिए उसको स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अगर किसी ने नल नहीं लिखा, स्टैटिस्टिकल लिखा या साइंटिफिक लिखा तो भी चलता है। इसलिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, 3, 4, 5 हो सकते हैं। नल हाइपोथेसिस एक ही होता है, क्योंकि अगर इफेक्ट नहीं है तो किसी के ऊपर भी नहीं इफेक्ट नहीं होगा। सो नल हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं, HO करके लिखते हैं, ओ ये सफिक्स में होना चाहिए। नल हाइपोथेसिस इज रेफर्ड टू एज हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, शो नो डिफरेंस रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स वी वांट टू स्टडी, may act as starting point and as a benchmark against which the researcher will measure the actual outcome of the study once the researcher has collected the data. In present statement of equality, it represent the statement of equality। मैंने कभी भी कभी ऐसा होता है कि लिटरेचर रिव्यू के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता, या अजम्पशन करने के लिए जो भी मटेरियल हमको लगता है या डेटा लगता है नहीं मिलता है हमको, तो हम लोग वहां पे नल हाइपोथेसिस ले सकते हैं। तो इसको एक इक्वल स्टेटमेंट में वहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट है या नहीं है आज हमको पता नहीं, इसलिए हम लोग नल हाइपोथेसिस ले रहे हैं। तो नल हाइपोथेसिस ये एक ही लेना है और उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। कुछ तो भी मैसेज आया लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई, थँक यू। मॅडम ठीक आहे, हा मॅडम थोडा ब्रेक घ्यायचा असेल तर घेऊया ना, थोडं तुम्ही म्हणजे आपण अल्टरनेटिव्ह सांगून देऊ आणि मी थोडं पाणी पिते मग 5 मिनिट। येस मॅम चालेल, आपण 5 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ, एवढं कंप्लीट करू। हाँ, तो नल हाइपोथेसिस सबके समझ में आ गया होगा। नल हाइपोथेसिस क्यों लेते हैं, दो इसके कारण है। पहले तो अगर हमारा स्टडी नहीं हुआ है, हमारे पास बहुत कम टाइम मिला है, या रिसर्च पेपर में बहुत बार ऐसे होता है, कोई कॉन्फ्रेंसेस में या कभी कभी हमें बहुत लेट इंफॉर्मेशन मिलती है कॉल ऑफ रिसर्च की या रिसर्च पेपर्स की, तो वहां पे हम लोग नल हाइपोथेसिस लेके हमारा काम आगे चला सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको नल हाइपोथेसिस लेना है तो वो एक ही लेना है, क्योंकि अगर नल लिया है आपने, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप देख रहे हैं तो सभी वेरिएबल्स पे लगेगा, जो जितने भी वेरिएबल्स आपने लिए हैं टाइटल में सभी को लगेगा, इसलिए नल हाइपोथेसिस ये एक ही लेना पड़ता है। तो इसलिए नल हाइपोथेसिस HO करके लिखना है और इसमें इक्वलिटी दिखानी है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है, प्रेजेंट द अल्टरनेटिव टू नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस का अल्टरनेटिव भी हो सकता है। इट रिप्रेजेंट स्टेटमेंट ऑफ इनइक्वालिटी,
कोई भी वहां पे इक्वालिटी नहीं है ये करके हम लोग वहां पे लिख सकते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस में भी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, and directional reflects difference between two groups of the different specific items or specific variables, and non-directional difference reflects a difference between two groups but the direction of the difference is not specified. डिफरेंस डायरेक्शनल में हम लोग डिफरेंस स्पेसिफाइड कर रहे हैं और नॉन डायरेक्शनल में हम लोग डिफरेंस स्पेसिफाइड नहीं कर रहे। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं, मैं थोड़ा पानी भी लेती हूँ और बाद में चालू करते हैं 5 मिनट में, ठीक है? ओके मॅडम. फ्रेंड्स मीटिंग लीव्ह नका करू, 5 मिनिटाचा ब्रेक घ्या, रिफ्रेशमेंट ब्रेक अँड कम बॅक अगेन.